द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि नोवन फीचर क्या होता है, आईपीसी नोवन फीचर। तो यहाँ पर पहले ना हमें जनरल रूल समझने पड़ेंगे कि हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की नेमिंग कैसे करते हैं। तो हम जस्ट टेक एन एग्जांपल जस्ट लाइक दिस, कोबाल्ट अमोनिया O6 Cl3। दिस इज वन ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आई हैव टेकन। और देखो इसका जो पहला पोर्शन है that it is cation positively charged and these chloride ions are negatively charged। so नेमिंग का रूल क्या होता है, जनरल रूल, कि हमें पहले नेमिंग करनी है कैटाइन की एंड देन एनाइन की। इट डजंट मैटर कि पहले कि तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज तुम्हारा किस पे है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आयन पे है या फिर तुम्हारा नॉर्मल उस पे है। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई और सा एग्जांपल भी लेते हैं, फॉर एग्जांपल दिस अमोनियम O3 क्रोमियम SCN O6 दिस। अब देखो इसके दोनों में क्या डिफरेंस है, इसमें पहला कैटायनिक पार्ट है तुम्हारा कॉम्प्लेक्स आयन और इसमें एनायनिक पार्ट है कॉम्प्लेक्स आयन, और इसमें काउंटर आयन तुम्हारा नॉर्मल काउंटर आयन है और इसमें काउंटर आयन जो है एक पर्टिकुलर कैटायन है। सो नेमिंग दोनों में क्या होगी, पहले पॉजिटिव पार्ट की होगी। यहाँ पर भी क्या होगा, पहले जब हम नेमिंग में लिखेंगे तो इसका नेम आएगा अमोनियम, बिकॉज ये अमोनियम आयन है। सो अमोनियम यहाँ पर आएगा। देन क्या होगा, तुम्हारे जो नेगेटिव पार्ट है एनाइन, इसकी नेमिंग आएगी। ठीक है, तो सिमिलरली इसमें भी क्या होगा, पहले जो ब्रैकेट वाला पोर्शन है इसकी नेमिंग, देन स्पेस। बी केयरफुल, जब तुम क्या करते हो कैटायन और एनायन की नेमिंग करते हो, यानी पर्टिकुलर सॉल्ट ही है ये, तो क्या होगा, हमेशा कैटायन और एनायन की नेम के बीच में स्पेस आएगा, यानी इनको सेपरेटली लिखना है, वन वर्ड नहीं लिखना है। और एक क्लोरीन है तो यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा क्लोराइड। तो अभी ना हम नेमिंग देखेंगे, आई एम जस्ट स्टेटिंग द जनरल रूल। ठीक है, तो यह है एक जनरल रूल कि पहले तुम्हें कैटायन की नेमिंग करनी है, देन एनायन की नेमिंग करनी है। एंड नेक्स्ट रूल ये कहता है कि ये जो एनाइंस के जो नंबर्स होते हैं, हमें ना इनके नंबर्स को रिप्रेजेंट नहीं करना होता है। जस्ट लाइक आई हैव नॉट रिटन लाइक ट्राइक्लोराइड। एक बार ना मैं इसका नेम लिख देता हूँ, देखो क्या होगा, हेक्सामाइन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा मैंने क्या करा है। देखो हेक्सामाइन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, इसका नेम ये है। तो देखो इसमें मैंने पहले क्या किया, ये जो ब्रैकेट वाला पोर्शन है कॉम्प्लेक्स आयन, कॉम्प्लेक्स वाला जो पोर्शन है पूरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, इसमें मैंने पहले लिगेंड्स की नेमिंग करी है। देखो दिख रहा है ना, मैंने मेटल को बाद में लिखा है, पहले हमने लिगेंड्स की नेमिंग करी है। तो रूल यही होता है कि ये जो ब्रैकेट वाला पोर्शन है इसकी नेमिंग हमें इस तरह से करनी है कि पहले लिगेंड्स की नेमिंग होगी, देन सेंट्रल मेटल की। एंड ब्रैकेट में क्या लिखना होता है, हमें मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी होती है इन रोमन नंबर्स। एंड देन देखो यहाँ पर ये जो कैटायन वाला पोर्शन है, देन स्पेस, देन मैंने लिखा है क्लोराइड। और देखो यहाँ पर एक और चीज मेंशन करने के लिए कि ये जो 3 है तुम्हें इसका नंबर नहीं लिखना है। फॉर एग्जांपल देखो जैसे हमारे सॉल्ट्स होते हैं MgCl2, ठीक है, ये मैग्नीशियम क्लोराइड है, हम इसको ऐसा तो नहीं ना लिखते कि मैग्नीशियम डाइक्लोराइड, इट इज जस्ट मैग्नीशियम क्लोराइड। तो यहाँ पर भी वही होगा कि जो कैटायन और एनायन है उसका नंबर मेंशन नहीं करना है। बट अगर कोई भी तुम्हारा कैटायन और एनायन अगर इस ब्रैकेट के अंदर आता है, ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इसके अंदर आता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अमोनिया 6 है, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है, हेक्साअमीन। तो हेक्सा मींस 6, तो सिंपल है, 1 है तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है प्रीफिक्स, 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 तो पेंटा, इस तरह से लिखेंगे। एंड देन नेम ऑफ द लिगेंड फॉलोड बाय द नेम ऑफ द सेंट्रल मेटल। एंड ब्रैकेट्स में क्या लिखना होता है, हमें रोमन नंबर्स में ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी होती है मेटल की। अब देखो अगर मान लो ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल की 0 आती है, अभी कुछ एग्जांपल्स ऐसे भी होंगे जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आएगी, तो उसमें रोमन नंबर में तो 0 नहीं लिख सकते हम, फिर उसका क्या करेंगे, अरेबिक नंबर्स में ही सिंपली 0 लिख देंगे। ठीक है, तो अब देखो यही वाला रूल हम क्या करते हैं, इस पे भी देखेंगे कैसे अप्लाई हो रहा है। देखो अमोनियम आयन से यहाँ पर, तो नेमिंग में क्या आ रहा है, ओनली अमोनियम, ऐसा नहीं है कि ट्राई अमोनियम लिखा है हमने। नाउ अब क्या होगा, देखो ये ब्रैकेट वाला पोर्शन है कॉम्प्लेक्स आयन, तो पहले हम नेमिंग करेंगे इस लिगेंड की, तो कितने हैं 6, तो हेक्सा। अब देखो ये सल्फर की तरफ से जुड़ा है, इसकी नेमिंग होती है थायोसाइनेटो। ठीक है, तो हेक्सा थायोसाइनेटो। अब देखो ये क्या है, क्रोमियम, सो क्रोमियम। अब देखो ब्रैकेट में क्या होगा, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी, तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो एक्चुअली 3rd है, तो हम कुछ रोमन नंबर्स में इस तरह से लिखते हैं
ठीक है। अभी हम रूल्स ना, मैं इन जनरल रूल समझाने के लिए एग्जांपल्स ले रहा हूँ, अभी पूरी हम नेमिंग सीखेंगे। तो ये होगा हमारा अमोनियम, हेक्सा थायोसाइनेट, क्रोमियम थर्ड। अब देखो एक चीज ना मैंने अभी चेंजेस करनी थी यहाँ पर, जब ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर, ये जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आयन है तुम्हारा, इस पे नेगेटिव चार्ज आता है ना, तो जो तुम्हारा मेटल का नेम होता है वो 1 से एंड करता है। जस्ट लाइक तुमने सुना होगा KMnO4, राइट। ठीक है, पोटेशियम पर मैग्नेट, राइट। तो देखो मैग्नेट में भी क्या हो रहा है, ये रहा 8, तो 8 रिप्रेजेंट करता है कि तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स आयन है उस पे नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, तो एक जनरल रूल था कि मैंने तुम्हें बता दिया। अब देखो ये जो तुम्हारे रूल्स थे, बेसिक रूल्स क्या क्या है, देखो पहले कैटाइन की नेमिंग, देन एनाइन की नेमिंग। कैटाइंस और एनाइंस के नंबर मेंशन नहीं करने हैं, और जो कॉम्प्लेक्स आयन है उसकी नेमिंग में पहला रूल क्या है कि तुम पहले लिगेंड की नेमिंग करनी है, और ध्यान और दे देना है कि अल्फाबेटिकल जरूर करना होता है। मींस अभी तो यहाँ पर एक ही लिगेंड था अमोनिया, फॉर एग्जांपल देखो अगर मैं उसका एग्जांपल में चेंजेस लाते हैं कुछ, ये है, और तुम्हारा अगर मान लो यहाँ पर मैंने वाटर लेकर आ गया Cl3, तो अब देखो यहाँ पर तुम्हारे पास अमोनिया भी है और वाटर भी है। तो अमोनिया का नेम क्या होता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, अमाइन, और वाटर को हम बोलते हैं AQUA। तो अब देखो अल्फाबेटिकली हमें ऑर्डर करना होगा, मतलब अल्फाबेटिकली नेमिंग करनी होगी। मतलब देखो ए दोनों नहीं आता है, लेकिन देखो M और Q, तो क्या होगा, पहले क्या आता है, M आता है, तो हमें पहले अमाइन की नेमिंग यानी अमोनिया की नेमिंग करनी होगी। तो इट विल बी टेट्रा अमाइन, तो टेट्रा एमाइन, उसके बाद क्या हो जाएगा डाई एक्वा। और देखो इसको ना वन वर्ड लिखना है, बी केयरफुल। और ये जो ब्रैकेट वाला पोर्शन है ना, इसमें एक भी स्पेस नहीं आएगा, सिर्फ कैटाइन और एनाइन की नेमिंग में बीच में स्पेस आएगा यहाँ पर, जैसे ठीक है, यहाँ पर भी था कैटाइन इधर था, एनाइन इधर था, बीच में स्पेस है। और देखो यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो मैंने कुछ भी क्या करा है, एक भी स्पेस नहीं लिखा है, तो देयर शुड बी नो स्पेस इन द नेमिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर टेट्रा अमाइन डाई एक्वा, नाउ इट इज कोबाल्ट, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देंगे हम रोमन नंबर्स में थर्ड, एंड देन स्पेस, देन क्लोराइड। इस तरह से ये होगा तुम्हारी जनरल नेमिंग। अब कुछ क्या करते हैं, तो आप देखो ऑर्डर तो मैंने बता दिया कि अल्फाबेटिकल करना है। अगर मान लो एक से ज्यादा भी आता है तो उसमें भी सेम यही है। फॉर एग्जांपल अगर मान लो यहाँ पर हमारा अमोनिया है, ठीक है, और अगर तुम्हारे पास EN आ जाता है, EN क्या है, यह है इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटेट। ठीक है, तो अब यहाँ पर से देखो एक और रूल बन जाएगा, क्या होगा, अब देखो यहाँ पर तो देखो इसका पूरा नेम तो है नहीं, फुल नेम, तो तुम कैसे डिसाइड करोगे कि क्या कहते हैं अल्फाबेटिकली कौन सा पहले आएगा। सिंपल है, जो उनकी शॉर्ट फॉर्म्स है ना, एब्रिविएशन जो है, उसी का फर्स्ट लेटर यूज करना है। देखो ये E से स्टार्ट हो रहा है, ये A से स्टार्ट हो रहा है, तो नेमिंग किसकी पहले होगी, A की एक्वा, और E की बाद में होगी। तो इसका जो नेम हो जाएगा वो थोड़े से चेंजेस आ जाएंगे इसमें। कैसे, पहले हम करेंगे डाई एक्वा। अब देखो यहाँ पर क्या है, इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटेट। अब देखो वैसे तो हमें दो है तो हमें डाई यूज करना चाहिए, बट यहाँ पर ना एक और न्यू रूल जनरेट होगा, वो क्या है BIS, बिस। अभी मैं बताता हूँ क्या है, तो बिस, उसके बाद क्या है इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटेट, नो सॉरी इट इज नॉट इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटेट, इट इज इथेन 1,2-डाइमीन। मैंने गलती से उसको EDTA की फुल फॉर्म बोल दी थी, ये है इथाइलिन, इथाइलिन ग्रुप ये रहा, दो अमीन ग्रुप है, तो इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटेट, सॉरी अगेन इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटेट। अब देखो इसका जो कॉमन नेम है ये है इथाइलिन डायमीन, बट हम जो लिख रहे हैं वो IUPAC नेम लिख रहे हैं, तो इसको हमें ऐसे लिखना पूरा इथेन 1,2-डाई। अब देखो नोमेनक्लेचर करो 1 2, तो 1 और 2 पे क्या प्रेजेंट है NH2, तो इथेन 1,2-डाई, ये तो हो जाएगा IUPAC नेम। तो बिस इथेन 1,2-डाई अमीन आ जाएगा यहाँ पर, और फिर वही हो जाएगा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बिस की यूज करा। अब याद रखना है, अगर तुम्हारा जो लीगेंड है, ठीक है, लीगेंड के अंदर ही ना पहले से ही ये डाई ट्राई टेट्रा ये वर्ड्स पहले से आ रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा, इनके ऑल्टरनेटिव वर्ड्स यूज करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल डाई के लिए हम यूज करते हैं बिस, ट्राई के लिए हम यूज करते हैं ट्रिस, और चार के लिए हम मतलब टेट्रा जो होता है चार, उसके लिए हम यूज करते हैं टेट्रा किस। अगर 5 आएंगे तो पेंटाकिस। वैसे इतने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, मैक्सिमम तुम्हारे सिलेबस में कहीं भी हमने जो पढ़ा है हायर क्लासेस में भी वो ट्रिस तक ही होता है। ठीक है,
तो बाकी तो जरूरत पड़ेगी नहीं। तो जब भी तुम्हारे लिगेंड में क्या होगा, ऑलरेडी तुम्हारे डाई ट्राई ऐसे कुछ नेम आ रहे हैं, तो क्या करते हैं बिस, ट्रिस, टेट्राकिस और पेंटाकिस इस तरह के वर्ड्स का मींस प्रीफिक्स का यूज करते हैं। तो ये थे जनरल रूल्स। अब एक और रूल है जिसमें क्या करना होगा, हमें एम्बिडेंट लिगेंड्स का समझना है। अब देखो इसको रब करते हैं। तो एम्बिडेंट लिगेंड्स क्या थे, जिनके पास फॉर एग्जांपल SCN का एग्जांपल लेते हैं ये रहा, ठीक है। तो SCN में क्या है, ये सल्फर की तरफ से भी बॉन्ड बना सकता है और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होते हैं, तो ये इधर से भी बॉन्ड बना सकता है। तो ऐसे लिगेंड्स जिनके पास बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी तो ज्यादा होती है, बट जब वो बॉन्ड बनाएंगे तो वो किसी एक तरफ ही प्रेफरेंस देंगे, या तो सल्फर की तरफ से या तो नाइट्रोजन की तरफ से। तो यानी ये मोनोडाइनेट लिगेंड्स है, ठीक है। तो अब इनकी नेमिंग कैसे करेंगे, बिकॉज अगर तुमने SCN लिख दिया तो तुम्हें क्या पता चल रहा है कि वो सल्फर की तरफ से कनेक्टेड है, नाइट्रोजन की तरफ से कनेक्टेड है। तो इसके लिए सिंप्लीफिकेशन क्या करते हैं कि यही एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें मैं क्या चेंजेस कर रहा हूँ, सिर्फ ये जो SCN है इसको हम NCS लिख देते हैं। तो अब देखो इसका मीनिंग ये होता है कि यहाँ देखो जो मेटल की तरफ एटम लिखोगे इसका मतलब ये उसी से डायरेक्टली कनेक्टेड है। इट मींस इट इज जस्ट लाइक दिस, सल्फर की तरफ से क्या हो रखा है, जुड़ा हुआ है। और अगर मैं ऐसे लिखता हूँ CrNCS आइसोथायोसाइनाइड, तो इसका मीनिंग हो जाएगा ये नाइट्रोजन की तरफ से जुड़ा हुआ है। तो हम नेमिंग में क्या करते हैं, सिंपली इसको क्या लिख देते हैं थायोसाइनेटो, इसको आइसोथायोसाइनेटो। अभी देखो इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी, अमोनियम। अब देखो ये पॉजिटिव पार्ट हो गया, अब नेगेटिव पार्ट की बात आ गई, तो क्या होगा, अब पहले लिगेंड की नेमिंग तो हेक्सा आइसो, देयर शुड बी नो गैप, आइसो थायो साइनेटो। देन मेटल है हमारा क्रोमियम, तो अब देखो इसको क्रोमियम नहीं लिखेंगे, क्रोमेट लिखेंगे, क्रोमेट थर्ड। मैंने बताया था ना कि जो कॉम्प्लेक्स आयन है वो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, तो क्या होगा, हमें इस तरह से एक वर्ड रिप्लेस करना होगा जो भी मेटल होगा ना उसमें। अभी मैं बता दूंगा लिस्ट कि कौन कौन से मेटल्स के लिए क्या क्या नेम यूज होगा। फॉर एग्जांपल इफ यू हैव एल्यूमिनियम इट विल बी एल्यूमिनेट, क्रोमियम है तो क्रोमेट, आयरन है तो फेरेट, मैं बता दूंगा, ठीक है। तो ये रहा। अब इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, देखो इसकी भी नेमिंग एग्जैक्ट वही होगी। पहले हमें कैटायन वाले पार्ट का नेमिंग करनी विदाउट नंबरिंग, कितने नंबर है वो नहीं लिखना है। फिर देन स्पेस, क्योंकि एनायनिक पार्ट आ रहा है, अब इसमें पहले लिगेंड की, सो हेक्सा। देन उसके बाद क्या होगा, ये आइसोथायोसाइनेटो, तो आइसोथायोसाइनेटो लिख देंगे। फिर क्या है क्रोमियम, तो इट विल बी क्रोमेट थर्ड, ठीक है। ये बस यही है डिफरेंस। क्या डिफरेंस है, यहाँ पर हमने सॉरी मैंने यहाँ पर भी आइसो वर्ड यूज कर दिया है, सॉरी यहाँ पर आइसो नहीं क्योंकि ये थायोसाइनेटो है डायरेक्टली, so it should be hexathiocyaneto and it is hexaisothiocyaneto because it is NCS। एक और मेथड होता है जिसमें हम क्या करते हैं, अगर हमें देखो यहाँ पर ना थोड़ा सा चेंजेस करता हूँ मैं, तो तुम्हें समझ में आ गया क्रोमेट थर्ड था, ठीक है। अब देखो अब क्या करते हैं, इसमें लिखा है थायोसाइनेटो, तो हम ना बीच में ना S भी लगा सकते हैं, मतलब हमें बॉन्डिंग साइड दिखानी हो तो हम S लगा सकते हैं। तो इट इज हेक्साथायोसाइनेटो S क्रोमेट, इट मींस इट इज रिप्रेजेंटिंग कि ये सल्फर की तरफ से जुड़ा है। अब देखो यहाँ पर अभी हम क्या कर सकते हैं, N लगा सकते हैं, बट हमें करना क्या होगा, ये जो आइसो है ना, आइसो हटाना पड़ेगा, हमें सिंपली लिखना होगा हेक्साथायोसाइनेटो और यहाँ N लगा देंगे। देखो ये जो नाम लिखा था मैंने और इससे पहला वाला जो नाम था दोनों सेम है, इट मींस कोई भी डिफरेंस नहीं है, मतलब ये भी करेक्ट है ये भी करेक्ट है। देखो इसमें हमने क्या करता है, S लिख के दिखाया था, बट इसमें हमने इसमें नहीं लिखा, इसमें लिख के दिखाया है, तो दोनों सेम ही है। थायोसाइनेटो बोलोगे तभी मतलब ये होता है कि वो सल्फर की तरफ से कनेक्टेड है, लिख दोगे इसका मतलब भी वही है, सल्फर की तरफ से कनेक्टेड है। तो यानी लिखो मत लिखो दोनों ही करेक्ट है और इंग्लिश नहीं लिखी। अब देखो अब आते हैं यहाँ पर जो मैंने करा था, इसमें मैंने पहले जो लिखा था हेक्सा आइसोथायोसाइनेटो, ठीक है। फिर यहाँ पर क्रोमेट थर्ड। तो अब देखो दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर मैंने वर्ड यूज करा आइसोथायोसाइनेटो, तो देखो आइसो का मीनिंग ही यही होता है कि वो किससे कनेक्टेड है, नाइट्रोजन की तरफ से कनेक्टेड है।
ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ थायोसाइनाइड इट मींस सल्फर की तरफ से कनेक्टेड, आइसोथायोसाइनाइड लिखा हो नाइट्रोजन की तरफ से कनेक्टेड, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पर वैसे जोड़ने की, इसमें भी एस लगाओ मत लगाओ, आइसोथायोसाइनाइड का मीनिंग यही है कि सल्फर से कनेक्टेड है। अगर तुम क्या करते हो, तुम्हें वर्ड यूज करना सिर्फ थायोसाइनाइड हो, तो देखो थायोसाइनाइड तुम्हें ऐसे लग रहा है कि सल्फर से कनेक्टेड होगा, सो दैट्स व्हाई हम क्या करेंगे, एक लेटर लिख देंगे N व्हिच विल रिप्रेजेंट कि वो मेटल से जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन की तरफ, ठीक है। एक ये था रूल जो क्या जनरल रूल की कैटेगरी में है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इनकी नेमिंग करेंगे एग्जांपल्स लेके पर्टिकुलर। तो मैंने जनरल रूल्स बता दी है, अब जब मैं एग्जांपल्स कराऊंगा तो उसमें हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर मैं रूल भी बताता चलूंगा कि कौन सा रूल यहाँ पर अप्लाई है, ठीक है। नाउ हियर आर द एग्जांपल्स, तो अब एक एक एग्जांपल्स करके देखते हैं एंड साथ में मैं रूल्स बताता चलूंगा कौन सा यहाँ पर अप्लाई है। देखो उससे पहले हम देखेंगे कि जो हमारे सेंट्रल मेटल है, मैंने बताया था कि उस पे जब ये तुम्हारा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होता है, इस पे जब नेगेटिव चार्ज आता है तो हम मेटल के नेम में क्या करते हैं, उसमें लास्ट में 8 लगा देते हैं। तो अब देखेंगे कि किस तरह से अलग अलग मेटल्स के लिए वो नेम क्या होगा। अब ये स्कैंडियम है तो ये हो जाएगा स्कैंडेट, जस्ट हमें क्या करना है, ईएम हटाकर लास्ट में 8 लगाना है, तो स्कैंडियम ये था IUM, तो IUM हटाना है, 8 लगाना है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा स्कैंडेट। सिमिलरली अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, टाइटेनियम, तो टाइटेनियम में भी क्या होगा, टाइटेनेट हो जाएगा, ये रहा 8, टाइटेनियम IUM था वहां पर 8 लगा दिया। सिमिलरली वेनेडियम में वेनेडेट, V से VANADAT वेनेडेट। तो ये हम पता भी कर सकते हैं कि अगर लास्ट में मेटल के 8 आता है तो इसका मतलब होगा कि जो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स आयन है वो नेगेटिवली चार्ज, या कह सकते हैं कि एनायन है वो। सिमिलरली क्रोमियम है तो क्रोमेट, हमने एक एग्जांपल भी देखा था। KMnO4 का एग्जांपल ले लेते हैं, देखो KMnO4, तो इसमें मैंगनीज है तो हम इसको क्या बोलते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट। एक्चुअल में ना ये जो KMnO4 है एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही है, ठीक है, तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम परमैंगनेट। तो 8 आ रहा है मैंगनीज से मैंगनेट। अब देखो आयरन में आयरनेट नहीं करना है, आयरनेट नहीं करना है, इसमें क्या करना होता है, इसका जो देखो सिंबल है Fe वो लैटिन नेम से आता है, फेरम से, तो FERRUM फेरम होता है। तो वहां पर हम क्या करेंगे, आम हटाकर क्या कर देंगे 8, तो इट विल बी फेरेट। सिमिलरली कोबाल्ट है तो उसमें कोबाल्टेट हो जाएगा, निकल है तो निकलेट हो जाएगा। कॉपर में, अब कॉपर में थोड़ा डिफरेंट होगा बिकॉज कॉपर का जो सिंबल है वो लैटिन नेम से आता है, दैट इज कपरम। तो कपरम में क्या होगा, ये तुम्हारा क्यूपरेट हो जाएगा, अगेन 8 वही, तो 8 लगा देंगे। जिंक का तुम्हारा क्या होगा, इट विल बी जिंकेट। तो इसमें कुछ हटा नहीं है एक्चुअली, जिंक में तो कुछ नहीं हटा, बस 8 ही ऐड ऑन हो गया, ठीक है। तो क्यूपरेट, जिंकेट। नाउ अब देखो यहाँ पर क्या है, एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम में क्या होगा, एल्यूमिनेट। पैलेडियम है तो पैलेडेट, रोडियम है रोडेट, प्लैटिनम है प्लैटिनेट। तो सिंपली क्या करना है, 8 तुम्हारे मेटल के एंड में आ जाएगा। यहाँ पर है सिल्वर, अब देखो सिल्वर का सिंबल आगे क्या है, Ag। लैटिनियम से क्या होता है, अर्जेंटम, तो इसमें हो जाएगा अर्जेंटेट, ठीक है। गोल्ड का ऑरम होता है, इसका हो जाएगा ऑरेट। तो देखो सिंपली एंड जो होगा मेटल का नेम वो 8 से होगा। टिन है तो स्टैन, इसका क्या था, स्टैनम होता है तो इसका हो जाएगा स्टैनेट। मोलिब्डेनम है तो मोलिब्डेट होता है तो मोलिब्डेट हो जाएगा, मतलब मोलिब्डेनम होता है ना तो उसमें 8 लगा तो मोलिब्डेट हो जाएगा। तो इसी तरीके से होता है। अब देखो सिल्वर का ना एक कॉम्प्लेक्स भी है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज भी होता है, ये एक्चुअली में OH नेगेटिव आयंस होते हैं यहाँ पर, so we can write it just like this, OH। तो पॉजिटिव और ये पॉजिटिव चार्ज इसमें होता है, OH पे नेगेटिव। ये होता है तुम्हारा टॉलेंस रिएजेंट, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्डिहाइड्स को ऑक्सीडाइज करने के लिए यूज करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है। तो ये भी क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही है सिल्वर का। अब देखते हैं जरा इनकी नेमिंग वन बाय वन, ठीक है। ये तो थे इन जनरल जो तुम्हारे मेटल्स हैं उनको क्या लिखोगे तुम, किस तरह से उनकी नेमिंग करनी होगी जब वो नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स आयन की फॉर्म में होंगे। अब देखो यहाँ पर तो सबसे पहला काम क्या करना होगा, तुम्हें ना सेंट्रल मेटल पहचानना। अब सेंट्रल मेटल को पहचानने का सिंपल तरीका है, जो ब्रैकेट होते हैं ना, स्क्वायर ब्रैकेट्स जो लगा रखे हैं, इसमें जो सबसे पहले मेटल होगा वही तुम्हारा सेंट्रल मेटल होता है। तो ब्रैकेट्स के बाहर नहीं देखना है, देखो ब्रैकेट के बाहर जैसे यहाँ पर अमोनियम है, इस वाले एग्जांपल में देखो कैल्शियम है, तो कैल्शियम सेंट्रल मेटल आइटम नहीं है, तो मैं ये ब्रैकेट्स देखने स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं इसके अंदर जो पहला होगा वही कोबाल्ट है, CO कोबाल्ट है। तो अब देखो हमें क्या करना होगा, कोबाल्ट लिख लेते हैं पहले इसका, CO अमोनिया
6Cl3। ये पहला ही एग्जांपल है जो हमने अभी लिया था। तो अब देखो कोबाल्ट के हमें क्या करनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होगी, यानी इस पे चार्ज कितना है। एक्चुअली देखो होता क्या है, ये जो तुम्हारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं ना, इसमें जो मेटल है ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, दे हैव वेरिएबल वैलेंसी। फॉर एग्जांपल तुमने सुना होगा Fe2+, Fe3+, Cu+1 और Cu2+। इसका नाम होता है फेरस, फेरिक, क्यूप्रस, क्यूप्रिक। तो इसी तरह से वेरिएबल वैलेंसीज होती हैं, तो हमें फिक्स नहीं है, वी आर नॉट श्योर कि कोबाल्ट की क्या वैलेंसी होगी, तो हमें क्या करना होगा, उसको निकालनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल तो देखो बेसिक तरीका क्या है, ओवरऑल चार्ज को क्या कर दोगे, इक्वल टू 0 रखोगे। फॉर एग्जांपल इसको x मान लेते हैं, ठीक है। कोबाल्ट की जो वैलेंसी है या चार्ज है उस पे x है, प्लस अमोनिया देखो क्या है, न्यूट्रल है, मॉलिक्यूल है, इट विल बी 0, तो 0 × 6 करो 0 ही आएगा, मैं डायरेक्टली 0 लिख रहा हूं। प्लस अब देखो क्लोरीन है, तो देखो ये देखो इसको कंफ्यूज मत होना, अगर मान लो Cl2 लिखा है तो क्लोरीन गैस नहीं है बिल्कुल भी, हमेशा याद रखना ये कैटायन वाला पार्ट है तो ये फिर ये एनायन ही होगा। इट मींस ये Cl- की फॉर्म में है, यानी 3 क्लोरीन है, क्लोराइड आयंस है, ठीक है। तो यानी हियर विल बी -3। अब देखो ओवरऑल चार्ज क्या है, 0 कॉम्प्लेक्स पे है, तो अब देखो x - 3 = 0, इट मींस x = 3। सो कोबाल्ट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है, यानी कोबाल्ट प्रेजेंट है एज CO3+, ठीक है। तो अब तक हमारे निकल गया। अब इसकी नेमिंग करते हैं। अब नेमिंग करने का तरीका क्या है, सिंपल, पहले पॉजिटिव फिर देन नेगेटिव वाले का क्या करना है, नेमिंग करनी है। तो इसमें पॉजिटिव वाला कॉम्प्लेक्स आयन है, तो पहले क्या करेंगे, लिगेंड की नेमिंग करेंगे। तो लिगेंड तो एक ही है, अमोनिया। अब देखो लिगेंड तो अमोनिया है, लेकिन जब इसकी नेमिंग करते हैं ना, इसको AMMINE लिखते हैं, अमाइन, ठीक है। वो ऑर्गेनिक वाला नहीं है, वो तो सिंपल सिंगल M के साथ होता है। बी केयरफुल कि यहाँ पर डबल M होता है, तुम्हें ड्रॉप नहीं करना है, अदरवाइज गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अमाइन, तो अब देखते हैं कितने हैं, 6। तो ये इसकी नेमिंग हो जाएगी हेक्सा एमाइन। अब देखो, अब एक और चीज ध्यान दो, देखो मैंने हेक्सा का ए भी ले रखा है, अमाइन का भी ए लिया है, तो तुम्हें दोनों में से कोई सा भी कुछ भी ड्रॉप नहीं करना है। ऑर्गेनिक में क्या होता है, जब 2 वोवेल्स एक साथ आते हैं तो एक ड्रॉप कर देते हैं, बट यहाँ नहीं करना, ठीक है। तो हेक्सा अमाइन, उसके बाद क्या है, मेटल ही बचता है सिंपली, कोई और तो लिगेंड है नहीं, कोबाल्ट। अब देखो ब्रैकेट्स में हम क्या लिखते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट +3, तो देखो उसको रोमन नंबर्स में लिखना है हमेशा। तो 3 हो गया, देखो ये हो गया तुम्हारा पूरा कैटायनिक पार्ट, राइट। इसके बाद एनायन, तो क्लोराइड है तो सिंपल क्लोराइड लिख दो, ठीक है। ये रही फर्स्ट वाले की नेमिंग, ठीक है। मैंने रूल्स भी बता दिए साथ में कौन कौन से अप्लाई हो रहे हैं। और देखो हमने 3 नंबर था, बट यहाँ पर हमने 3 मेंशन नहीं करा है, तो ना कैटायंस के नंबर मेंशन करने ना एनायंस के। फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पर 2 भी आ जाता है ना, मतलब इसमें अब पॉसिबल नहीं है, मान लो किसी में 2 या 3 कुछ और भी लिखा होगा, तो हमें वो भी नंबर मेंशन नहीं करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं, डाई एल्यूमिनियम ट्राई ऑक्साइड। तो वैसे ही है कि मेटल और जो तुम्हारे एनायन हैं उनकी क्या करनी है, नंबर मेंशन नहीं करने हैं, ठीक है। तो ये तो पहला था। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, तो उसमें भी पहला क्या होगा, देखो हमारा फर्स्ट स्टेप शुड बी कि तुम्हें क्या करना है, सेंट्रल मेटल पहचानना होगा। देखो ये तो काउंटर आया, देखो ब्रैकेट वाले पोर्शन से पहचान, ब्रैकेट है पहला जो होगा तुम्हारा मेटल ही होता है, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन में क्या पढ़ते हैं हम कि पहले मेटल देन बाकी लिगेंड्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो यहाँ पर तो एक ही लिगेंड है, तो पहला क्या Cr, क्रोमियम। तो देखो क्रोमियम तुम्हारा सेंट्रल मेटल है, इसी क्या करनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होगी। तो देखो निकालेंगे कैसे, देखो अमोनिया पे कितना चार्ज होता है, तो पहले ना मैं एक बार लिख लेता हूँ यहाँ पर पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स, तो इजी रहेगा। अब देखो अमोनियम आयंस है, तो +1 चार्ज होता है, कितने आयंस है, 3 है, तो कितना हो जाएगा, देखो तुम ऐसे भी कर सकते हो 1 × 3 +1 × 3, तो इतनी कैलकुलेशन नहीं करके दिखानी है, डायरेक्टली वो तो तुम लिख दो, इट विल बी +3। एक अमोनियम आयंस पे +1, तो 3 पे कितना होगा 3, प्लस क्रोमियम को x मान लो, उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, HCN थायोसाइनाइड, तो इस पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है -1, तो देखो 1 पे -1, तो 6 पे कितना होगा -6। ओवरऑल कंपाउंड क्या है, देखो न्यूट्रल है। देखो पूरे कंपाउंड की बात कर रहा हूँ, ये कोई भी कंपाउंड जो होगा ओवरऑल न्यूट्रल ही होता है, तभी स्टेबल होगा। तो ओवरऑल 0 हो गया। अब देखो उसको सॉल्व करो, -3 = 0, तो x = +3, तो यानी यहाँ पर भी थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में ही प्रेजेंट है। अब देखो इसका ना ऑक्सीडेशन निकालने का एक ऑल्टरनेट तरीका भी है, उसमें क्या करते हैं, देखो सिर्फ ब्रैकेट वाला पोर्शन लेते हैं, ये काउंटर आयन वगैरह नहीं लेते हैं। अब देखो इसमें हम क्या करते हैं कि देखो इसका चार्ज निकाल लेते हैं कि जो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स आयन है इस पे कितना चार्ज है। फॉर एग्जांपल देखो अमोनियम, तो अमोनियम आयन से 3 यानी +3 चार्ज,
तो देखो अगर ये ओवरऑल +3 चार्ज है तो इस ब्रैकेट पे कितना आना चाहिए ताकि कंपाउंड ओवरऑल न्यूट्रल हो जाए, -3, ठीक है। तो बस अब करना क्या, वही है एग्जैक्टली, इसको x माना था, इसको -6, इसको इक्वल टू -3। अब देखो जब ओवरऑल चार्ज गिवन हो ना पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स आयन पे तो इक्वल टू को चार्ज नहीं रखना होगा, बिकॉज इनका जितना भी सम होगा दैट शुड बी इक्वल टू द चार्ज ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन। यहाँ पर क्या था, ये पूरे कंपाउंड के चार्ज के बराबर था, दैट इज न्यूट्रल। तो अब देखो यहाँ से भी वही आंसर आएगा, माइनस में इधर आके प्लस में 6 - 3 इसको। सो इट्स अप टू यू कि कौन सा वाला मेथड करना है, दोनों एक ही है। देखो हो क्या रहा है, एक्चुअली में ये 3 ना इधर चला जा रहा है, -3 बन जा रहा है, तो देखो वही है, देखो x - 6 इक्वल टू -3, x - 6 इक्वल टू -3, बस तरीके अलग है, ठीक है। तो अब देखो इसकी हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई है हमारी थर्ड, तो नेमिंग करते हैं। पहले कैटायन वाले की पार्ट थी, तो इट इज अमोनियम, तो अमोनियम आंसर, तो अमोनियम ट्राई नहीं लिखना है, ठीक है। उसके बाद ये ब्रैकेट वाले पोर्शन की नेमिंग होगी, कैसे, पहले लिगेंड्स की नेमिंग, ये है हेक्सा, 6 है, तो क्या है हेक्सा थायोसाइनाइडो, तो ये क्या होगा थायोसाइनेटो, ठीक है। अब देखो क्रोमियम है, तो देखो यहाँ पर स्पेस नहीं है, मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, ठीक है इसको, अदरवाइज तुम्हें लगेगा कि मैंने स्पेस दिया। देखो यहाँ स्पेस होगा अमोनियम और इसके नाम में स्पेस होगा, तो हेक्सा थायोसाइनेटो, ठीक है। उसके बाद देखो क्रोमियम नहीं लिखोगे, इसको लिखोगे क्रोमीन। देखो याद रखना है ये जो पूरा होल ब्रैकेट है तुम्हारा कॉम्प्लेक्स आयन, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, 3 नेगेटिव, ठीक है। तो क्रोमियम है, नेगेटिव चार्ज है ओवरऑल कॉम्प्लेक्स आयन पे, तो 8 मैंने बताया था पीछे भी कि 8 में ऐड करना होता है तुम्हारा मेटल का नेम, इससे ये पता चल जाता है कि कॉम्प्लेक्स आयन नेगेटिवली चार्ज। देखो अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो सिंपल मेटल का नेम लिखेंगे, नेगेटिवली चार्ज है तो 8 लगा देंगे, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, देखो हेक्सा थायोसाइनेटो, अब देखो ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होगी, थर्ड निकाली, थर्ड, दैट्स इट, ठीक है। अमोनियम हेक्सा थायोसाइनेटो क्रोमेट थर्ड। अब देखो यहाँ पर जो हमने थायोसाइनेटो करा है, हम यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं एस क्रोमेट, तो देखो नेसेसरी नहीं है, ये लिखो एस क्रोमेट लिखो मत लिखो, दोनों सेम है, ठीक है। अब अगला देखते हैं एग्जांपल, ये वाला कोबाल्ट, ठीक है। तो इस वाले को लिखते हैं, देखो कोबाल्ट की वैल्यू कितनी है, x मान लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट को, ठीक है। और देखो NO2, देखो NO2 क्या है, नाइट्राइट, NO2 -1, ठीक है। तो नाइट्राइट है, कितने नाइट्राइट, देखो एक नाइट्राइट पे -1 चार्ज, 6 पे कितना होगा -6। अब देखो इसमें कोई एनायन कैटायन नहीं है काउंटर, देखो ये एनायन है तो यानी इसके पास कोई काउंटर कैटायन रहा होगा, बट हमें सिर्फ आयन दे रखा है, तो हमें करना क्या होगा कि ओवरऑल चार्ज के इक्वल रखना है, तो -3, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, इधर जाएगा प्लस में 6 - 3 इक्वल टू, तो यानी कोबाल्ट यहाँ पर प्रेजेंट है अगेन एज CO3+, इसमें भी CO3+ था, इसमें भी CO3+ है, ठीक है। बस अब सी नेमिंग करते हैं, तो नेमिंग कैसे होगी इसकी, इधर से कॉम्प्लेक्स आएंगे, सीधे सी की नेमिंग करें, काउंटर तो कुछ है ही नहीं, तो क्या होगा 6 है तो हेक्सा, ठीक है। और क्या है नाइट्राइट, तो देखो इसका नाम तो नाइट्राइट है लेकिन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में नाइट्राइटो लिखते हैं, ठीक है, नाइट्राइटो, हेक्सा नाइट्राइटो कोबाल्ट, क्या होगा ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दो थर्ड। अब देखो ये न्यूट्रल तो है नहीं, इसको लिखोगे आयन, पर्टिकुलर आयन था ना इसलिए इसका आयन से एंड होगा, यहाँ स्पेस होगा, ठीक है। एक चीज ध्यान रखनी है कि देखो यहाँ पर मैंने ना कोई भी कैपिटल लेटर नहीं बनाया, जनरली पहला तो बना सकते हैं बट वो भी नहीं बनाते हैं, तो और स्पेशली ध्यान रखना है बीच में तो बिल्कुल मत बना देना, ठीक है। एक बार को पहले बना दोगे चल जाएगा, बट कहीं पर बीच में नहीं, मान लो तुमने कोबाल्ट लिखा, तुमने पता चला कोबाल्ट का सी कैपिटल बना दिया, नहीं कैपिटल एक भी लेटर नहीं आएगा, और देखो विदाउट स्पेस है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट ये वाला, अब देखो अमोनियम आयन से देखो फिर से क्या करेंगे, तो तुम्हारा सेंट्रल मेटल प्लेटिनम, अगेन ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं सीधे, अमोनियम आयन कितने हैं 2, तो यानी +2, उसके बाद प्लेटिनम कितना है X, देखो NCS, तो देखो यहाँ पर ऐसा CN था थायोसाइनाइड यानी सल्फर से जुड़ा था, इधर क्या है नाइट्रोजन की तरफ से जुड़ा हुआ है, तो क्या होगा इसमें NCS यानी आइसोथायोसाइनाइड, तो इसका चार्ज कितना होगा ओवरऑल -6, एक पे होता -1, 6 पे कितना होगा -6 इक्वल टू 0। तो देखो ओवरऑल मॉलिक्यूल पूरा दे रखा है कैटायन एनायन, तो ये क्या होगा न्यूट्रल, तो इक्वल टू 0। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू वैल्यू आ रही है हमारी 4, ठीक है। तो x इक्वल टू 4 आ गई, प्लैटिनम जो है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है,
चलो अब इसकी नेमिंग करते हैं। तो देखो पहले नेमिंग में क्या आएगा, अमोनियम। तो मैं ना थोड़ा सा साइड होकर लिखता हूँ ताकि एक ही लाइन में हो जाए। अमोनियम, ठीक है, ये रहा कैटायनिक पार्ट। अब एनायनिक पार्ट लिखने के लिए हम स्पेस देंगे थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद देखो लिगेंड क्या है तुम्हारा, आइसोथायोसाइनेट। तो तुम लिखोगे हेक्सा आइसोथायोसाइनेटो। क्या होगा उसके बाद, मेटल का नेम आएगा प्लैटिनम। अब देखो ओवरऑल पूरे उस पे नेगेटिव चार्ज है। देखो बी केयरफुल, अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है मेटल की नेमिंग लिखने में, यहाँ पर सिर्फ प्लैटिनम आ जाता। बट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्लैटिनम पे नेगेटिव चार्ज है। देखो इस पे +2 है, तो -2, तो यानी इट विल बी रिटन एज प्लैटिनेट, नॉट प्लैटिनम, प्लैटिनेट। एंड देन ऑक्सीडेशन स्टेट +4 निकाली दो, +4 लिख दो, ठीक है। अब देखो प्लैटिनम की ना देखो एक ट्रिक है। ट्रिक मतलब कि डायरेक्ट कैसे तुम पता लगाओगे कि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है कंपाउंड में। देखो अगर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब है टोटल कितने वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। तो देखो NCS 1 बना सकता है, तो 6 है तो 6 बना देगा। तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर उसका 6 है तो क्या होगा, हमेशा +4 होगी, ठीक है। और अगर प्लैटिनम के केस में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो उसकी वैलेंस हमेशा +2। फिर बस जल्दी से याद रखने के लिए कि पता चला तुम्हारी मिस्टेक कर ली कहीं +3 या +5 आ गई, तो याद रखना कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो +2, 6 होगा तो +4। सेम यही ना निकल के साथ भी अप्लाई होता है कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो उसकी वैलेंसी होती है, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +4, और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो उसकी वैलेंसी होगी +2। बस ये याद रखने के लिए शॉर्ट में। जैसे मान लो MCQ वगैरह है, उसमें अगर डायरेक्ट करना तो ट्रिक लगा के डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है, वरना निकाल भी सकते हो, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो अमोनियम हेक्सा आइसोथायोसाइनेटो प्लैटिनेट, ये हो गई इसकी नेमिंग। अब देखो इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हैं हम, आइसोथायोसाइनेटो ना यूज करके वर्ड हम हेक्सा थायोसाइनेटो ही लिखेंगे। बस यहाँ पे क्या कर देंगे, N प्लैटिनेट कर देंगे इसको, बस N प्लैटिनेट। अब देखो N से क्या हुआ, थायोसाइनेटो से तो ये पता चला कि वो SCN है, उससे अब इससे लगेगा कि बॉन्ड नहीं, सल्फर से जुड़ा हुआ है, बट नहीं, हमने अगर N लिख दिया ना मेटल से पहले तो इसका मतलब है वो नाइट्रोजन की तरफ से जुड़ा है। तो मर्जी तुम्हारी है कौन सा वाला यूज करना है, ठीक है। मैं दोनों लिख देता हूँ एक बार, क्या होगा हेक्सा, एक बार आइसो वाला लिखते हैं, हेक्सा आइसो थायो साइनेटो, ये हो गया। उसके बाद आएगा प्लैटिनम, नॉट प्लैटिनेट, ठीक है, प्लैटिनेट 4। अब सेम देखो अमोनियम तो आयंस तो सेम ही रहेंगे तुम्हारे, ये तो चेंजेस है नहीं कुछ। इसमें हेक्सा थायो साइनेटो, देन क्या करोगे, नाइट्रोजन से जुड़ा था N प्लैटिनेट। So only the difference is कि यहाँ पर तुमने SCN को NCS को सॉरी NCS को उसका पूरा नाम ले दिया आइसोथायोसाइनेटो, यहाँ पर थायोसाइनेटो की टर्म्स में लिखा है। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर बॉन्डिंग शो करके दिखानी पड़ेगी कि मेटल डायरेक्टली नाइट्रोजन से जुड़ा है ना कि सल्फर से। अगर ये N हटा दिया ना तुमने तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये इसका नहीं है। देखो इसकी अगर मैं बात करूँ तो यही कॉम्प्लेक्स है, अगर मैं इसकी बात करूँ ना तो ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तुम्हारा कुछ कैसा, PPSCN। वो देखो यहाँ पर NCS, यहाँ SCN, तो दोनों अलग कंपाउंड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये N लगाना मत भूल जाना। अगर थायोसाइनेटो यूज करते हो, आइसोथायोसाइनेटो यूज करते हो तो N लगाओ मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट की निकालते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें देखो ये तो हाँ कोबाल्ट है, NO2 है। देखो अच्छा मैंने दोनों सेम लिख दिए, ठीक है, कोई इसको स्ट्राइक ऑफ करते हैं, ये वाला जो हमने नहीं करा था, ठीक है। अब देखो ये है और देखो ये है, दोनों में सेम ही है। डिफरेंस क्या है, यहाँ NO2 लिखा है, यहाँ पर ONO लिखा है। तो NO2 का मतलब है नाइट्रोजन से जुड़ा है, ONO का मतलब है ऑक्सीजन की तरफ से जुड़ा है, ठीक है। ये 6 है ना। तो अब देखो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो सेम यहाँ पर आएगी, क्यों, यहाँ पर भी NO2 था, ये भी NO2 है, बस लिंकेज ही तो चेंज हुई है। देखो बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो देखो इसमें कितनी आएगी हमारी, +3 आएगी। मैं निकाल के नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसमें भी वो +3 ही आएगी, इसमें भी +3, तो डायरेक्ट नेमिंग करते हैं। तो क्या होगा हेक्सा, अब देखो यहाँ नाइट्राइटो था, ये हो जाएगा आइसोनाइट्राइटो, हेक्सा आइसोनाइट्राइटो। कितना है कोबाल्ट, अब देखो कोबाल्टेट होगा बिकॉज नेगेटिव चार्ज है पूरा कॉम्प्लेक्स आयन पे, कोबाल्टेटो और थर्ड आयन, बस
अब देखो इसको आइसोनाइट्राइटो लिखने की बजाय हेक्सा नाइट्राइटो NaO हमें लिखना पड़ेगा O कोबाल्टेट। दैट्स इट। मैं तो बोलूंगा बल्कि ये वाला लिखना, कंफ्यूजन क्रिएट ही नहीं करनी अपने आप को कि तुम नाइट्राइटो समझ के NO2 ना समझ लो। अगर देखो NO2 नेगेटिव है तो नाइट्राइटो लिख दो डायरेक्टली, सिर्फ नाइट्राइटो, और ONO है तो आइसोनाइट्राइटो वर्ड यूज करो डायरेक्टली, ठीक। बट अगर मान लो क्वेश्चन पेपर में दोनों में लिखा हो तो समझ में आना चाहिए, ठीक है। बट लिखते टाइम तो वो एक यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट। इस केस में ये प्लैटिनम वाला एग्जांपल है, ठीक है। प्लैटिनम, अब देखो अभी ध्यान से देखो, ये जो ट्रीटमेंट बताई थी ना कि प्लैटिनम का अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और 4 है तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालनी है डायरेक्टली। देखो प्लैटिनम 4 बॉन्ड यहां से बनेंगे, एक क्लोरीन से बनेगा, एक NO2 से बनेगा, टोटल कितना होगा 6। तो देखो ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने बताई थी +4 आएगी। चलो चेक करके देख लेते हैं। प्लैटिनम की X, अमोनियम में न्यूट्रल है 0, क्लोराइड -1, NO2 -1, सल्फेट -2 इक्वल टू 0। तो अब देखो X -4 इक्वल टू 0, X इक्वल टू +4। तो देखो MCQ वगैरह में तुम शॉर्टकट डायरेक्टली यूज कर सकते हो विदाउट एनी कैलकुलेशन। और देखो इसमें ऐसा कोई वो नहीं है, क्या कहते हैं, एक्सेप्शन, तो डायरेक्टली यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर एक्सेप्शन होता तो मैं बता रहा हूं। तो हमेशा क्या होगा, प्लैटिनम है तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर पे 4 और 4 पे +2। सेम निकल के साथ भी ये होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 है तो ऑक्सीडेशन स्टेट 4 होगी, और 4 है तो जनरली होता है, ठीक है, यही होता है। अब देखो निकल के केस में अभी एक एक्सेप्शन आएगा, अभी मैं दिखा दूंगा कौन सा है, वो ये वाला है, सिर्फ निकल के केस में है वो। हाँ तो देखो इसमें +4 निकल के आ गई। अब इसकी नेमिंग करते हैं। तो देखो कैटायनिक पार्ट ये रहा, एनायनिक पार्ट ये रहा। तो देखो कितना होगा, पहले हमें लिगेंड्स की नेमिंग करनी है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। देखो जनरली क्या होता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखी होती है। अमाइन ए पहले आता है, क्लोराइड C पहले आता है, N बाद में आता है, तो ये अल्फाबेटिकली जनरली लिखे ही होते हैं। सो क्या होगा, टेट्रा अमाइन। अब देखो मैंने ये A ड्रॉप नहीं करे दोनों, टेट्रा का A भी रखा है, अमाइन का A भी रखा है, और अमाइन में डबल M लिखना मत भूलना, ठीक है। तो टेट्रा अमाइन, इसके बाद क्या होगा, क्लोरिडो, क्लोराइड से क्लोराइडो, NO2 है तो नाइट्राइडो, ठीक है। अब देखो इसके बाद आएगा तुम्हारा मेटल का नेम। मेटल क्या है, प्लैटिनम, तो ये हो जाएगा प्लैटिनम। ऑक्सीडेशन स्टेट 4। अब ध्यान दो ये ना एक सिंगल वर्ड है, जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ लिखा है विदाउट स्पेस ही ऐसे क्या आगे आएगा। अब देखो मैंने यहाँ पर इस बार क्या लिखा, प्लैटिनम, प्लैटिनेट नहीं लिखा, बिकॉज सल्फेट पे 2 नेगेटिव चार्ज आएगा तो इस पर 2 प्लस चार्ज आएगा। तो देखो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज में सिंपली मेटल का नेम लिख देते हैं, नेगेटिव आएगा तो 8 लगाना होता है, ठीक ना। अब देखो नेक्स्ट वाले में देखो, ओ सॉरी सल्फेट तो लिखना भूल गया, ये तो पॉजिटिव वाले का था, ये नेगेटिव वाले का सल्फेट है। अब देखो नेक्स्ट वाले का देखते हैं, कौन सा, ये कॉपर। देखो अब कॉपर में क्या हो, देखो X मान लो, अमोनिया न्यूट्रल है 0, सल्फेट पे -2 होता है इक्वल टू 0। पहला काम हमेशा ये करना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। ये होगी तुम्हारी +2, ठीक है। तो तुम्हारा जो कॉपर है यहाँ पर +2 में प्रेजेंट है। अब इसकी नेमिंग करते हैं। तो देखो टेट्रा अमाइन, तो टेट्रा AMMI, टेट्रा अमाइन। उसके बाद कॉपर है, तो सॉरी कॉपर लिखना होगा, CO कॉपर कौन सा है, सेकंड, ये पॉजिटिव वाला हो गया। नाउ उसके बाद सल्फेट है तो स्पेस देगा सल्फेट, ठीक। अब तो उसमें क्यूपरेट नहीं आएगा बिकॉज कॉपर का ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इस पोर्शन पे कॉम्प्लेक्स आयन पे पॉजिटिव चार्ज है 2 प्लस, इस पे 2 माइनस, ठीक। नाउ अब नेक्स्ट वाला करते हैं। अब तो निकल, जो मैं बता रहा था ना कि निकल वाला थोड़ा सा एक्सेप्शन है, तो मैं बता रहा हूँ कैसे। क्योंकि देखो इसमें तुम्हें थोड़ा सा शॉक लगेगा कि ऐसा भी पॉसिबल है। अब देखो निकल है, ये है CO मतलब कोबाल्ट नहीं है, देखो कोबाल्ट नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये कैपिटल C कैपिटल O। देखो कोबाल्ट ये है, कार्बन मोनोऑक्साइड ये, दोनों में डिफरेंस है। ये कार्बन और ऑक्सीजन है, कोबाल्ट। अब देखो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, इसकी X मान लेते हैं। ये क्या है तुम्हारा कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल, न्यूट्रल है 0 इक्वल टू 0, तो X इक्वल टू 0। अब देखो ये कैसा केस है कि इसमें क्या है, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है 0,
तो देखो आप जनरली क्या होता है, जो मेटल्स होते हैं ना, प्योर मेटल मैंने निकल लिया, तो इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। तो इसका मतलब क्या है, कोई प्योर मेटल ही जुड़ा हुआ है इसके साथ। देखो इसका नाम जब हम थ्योरी पढ़ेंगे ना, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आएगी, CF की थ्योरी आएगी, उसमें इसका मैं रीजन बता दूंगा कि ये मेटल वाली ऑक्सीडेशन स्टेट 0 और ये जो कंपाउंड है इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है वो कैसे डिफरेंट है। ठीक है, अभी फिलहाल ऐसे ही याद रखो, क्योंकि देखो इस पे चार्ज आने के लिए ना, देखो अगर तुम्हें इसका ओवरऑल चार्ज लेकर आना है तो यहाँ पर कोई कैटायन एनायन होना चाहिए था। तुमको सोचो अगर लिगेंड ही न्यूट्रल है का सारे, तो मेटल को भी न्यूट्रल ही होना पड़ेगा ताकि ओवरऑल कंपाउंड न्यूट्रल है। ठीक है, तो देखो इसकी निकल के ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, तो देखो कितने हैं 4, टेट्रा क्या है कार्बोनिल, कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बोनिल बोला जाता है। ठीक है, टेट्रा कार्बोनिल निकल, देखो कैपिटल नहीं बनाना, मैंने अभी गलती से बना दिया था, निकल बस ये ना, और देखो ऑक्सीडेशन स्टेट 0। ठीक है, बस यही है टेट्रा कार्बोनिल निकल। तो मैं ये बता रहा था ना, जनरली निकल में 4 और 6 होती है, कोऑर्डिनेशन में तो +4 और +2, बट एक ऐसा केस है अगर का, देखो ऐसे ये हर एक के केस में ही होगा। देखो नेक्स्ट एग्जांपल में बताऊंगा आयरन का, ये हमारे कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं, कार्बोनिल में बताता हूं कैसे सेंस में बोल रहा हूं। निकल का हो गया, अब आयरन का देखते हैं। ठीक है, आयरन CO मतलब वही कार्बन मोनोऑक्साइड होल 5। तो देखो इसमें भी अगर तुम देखो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, न्यूट्रल, ओवरऑल कंपाउंड न्यूट्रल, तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, न्यूट्रल ही होना पड़ेगा। तो एक्चुअली में ये जो है ना, देखो ये जो 2 मैंने कंपाउंड्स लिखे हैं ये आते हैं तुम्हारे ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स की कैटेगरी। अब ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, जिसमें मेटल और कार्बन का बॉन्ड होता है। तो यानी इसमें क्या है, आयरन है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये कार्बन की तरफ से जुड़े होते हैं। ठीक है, ये तुम्हारे क्या है, कार्बन की तरफ से जुड़े होते हैं, इसलिए इनको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी बोला जाता है। ठीक है, और सिंपली कार्बोनिल्स। ठीक है, मेटल कार्बोनिल्स बोलते हैं इनको, मेटल कार्बोनिल्स, क्योंकि मेटल है और कार्बोनिल है, मेटल कार्बोनिल्स। ऑर्गेनिक में भी होते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, ये भी होते हैं, वो अलग है। ठीक है, बट हाँ देखो वहीं से नेम वहीं से आ रहा है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O है, इसलिए हम क्या बोलते हैं कार्बन, CO दोनों में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये मेटल कार्बोनिल्स है, वो कार्बोनिल कंपाउंड्स है, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ठीक है, तो देखो मतलब कार्बोनिल कंपाउंड्स के केस में ना हमेशा मेटल तुम्हारा क्या रहेगा, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही रहेगा, क्योंकि देखो अगर लिगेंड सिर्फ यही है 0, तो मेटल का भी 0 ही होना चाहिए। ठीक है, अब देखो ये नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये तुम्हारा किसका एग्जांपल है, कैल्शियम। अब देखो P इसमें है फॉस्फोरस। ठीक है ना, देखो फॉस्फोरस भी हो सकता है। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, देखते हैं। तो इसमें CaPCl6। अब देखो वैसे फॉस्फोरस क्या होता है, नॉन मेटल ही होता है, बट उस पास d ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं empty, इसलिए वो भी क्या करता है, ऐसे कंपाउंड्स बनाते हैं। देखो बाकी जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ये ऐसे कंपाउंड्स क्यों बना रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्यों बनाते हैं, बिकॉज़ डी ऑर्बिटल्स एब्सेंट होते हैं, सॉरी एम्प्टी होते हैं, प्रेजेंट होते हैं बट एम्प्टी। सिमिलरली फास्फोरस में भी ऐसे होता है, बट फास्फोरस एक नॉन मेटल है। ठीक है, याद रखना। अब कैल्शियम, तो वो देखो ये तो कैल्शियम आयन है, सिंपल नहीं, पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, पहले कभी नेमिंग नहीं करोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे। ठीक है, कैसे, कैल्शियम पे +2 होता है चार्ज, फास्फोरस पे x मानना है, क्लोरीन का -6 इक्वल टू 0। देखो एक चीज यहाँ पर याद रखनी है तुम्हें करते टाइम कि देखो ये ना 2 दोनों पे है, यानी पूरे ब्रैकेट पे 2 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब कैल्शियम पे तो 2+ है। ठीक है, इसको x माना तो ये 2x हो जाएगा, क्लोरीन पे -1, छह पे कितना होगा -6, तो इस पे कितना हो जाएगा -12 इक्वल टू 0। दूसरे तरीके से मैं बताता हूँ कैसे, कैल्शियम है 2+, फास्फोरस x, क्लोरीन पे -6। अब देखो ओवरऑल ब्रैकेट था 2, तो बाहर 2 से मल्टीप्लाई, वही बात है, घूम फिर भी यही आएगा। अभी देखो 2 मल्टीप्लाई करो 2x 12 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देखो कैलकुलेट करो, 2x 10 हो जाएगा, 10 x इक्वल टू +5। तो फास्फोरस की वैलेंसी कितनी आ रही है, +5। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर +5। तो अब फिर लिखते हैं पहले मेटल पार्ट भी, कैल्शियम लिख दे, सिंपल कैल्शियम। अब इसके बाद इस वाले पोर्शन की पहले करेंगे लिगेंड की, तो हेक्सा क्लोराइडो। ठीक है, हेक्सा क्लोराइडो
क्या है, अब मेटल ही बचता है, मेटल नहीं है क्योंकि नॉन मेटल है, बट पर्पस वही है कि जो ये होता है ना डी ऑर्बिटल्स होते हैं इनके पास बॉन्डिंग करते हैं, सेम यही पर है। ठीक है, फास्फोरस, अब देखो फास्फोरस होगा तो वो फॉस्फेट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि देखो कैल्शियम पे 2 प्लस है तो इस पे 2 नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज, जैसे इसमें होता है प्लैटिनम का प्लैटिनेट हो गया था, ठीक है ना, यहाँ पर प्लैटिनम का प्लैटिनेट कर दिया था हमने, क्रोमियम का क्रोमेट कर दिया था, सिमिलरली फास्फोरस का फॉस्फेट हो जाएगा। और देखो ऑक्सीडेशन स्टेट 5th तो 5 डिग्री, कैल्शियम हेक्साक्लोराइड और फॉस्फेट। 2-3 एग्जांपल्स और बचे हैं यहाँ पर, 1 2 और 3, तो फिनिश कर लें, फिर हमारे जो नेमिंग है वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी। आइए बेसिक नेमिंग, ठीक है। अब देखो ये रहा K3 Fe C2O4 का होल थ्राइस हो। अब देखो ये पोटेशियम, सॉरी पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लिया, तो +3 इसको X मान लो। अब देखो ये C2O4 है ना, ये एक्चुअल में ऑक्सलेट है, ऑक्सलेट आयन से, ऑक्सैलिक एसिड से होता है, ठीक है, ऑक्सलेट आयन। अगर मान लो ये H और H लगा तो ऑक्सैलिक एसिड COH, बट इसमें से H हट जाते हैं तो ये इनकी एनायनिक फॉर्म होती है ऑक्सलेट। तो देखो कार्बन कितने 2, ऑक्सीजन टोटल 4, तो C2O4 2 नेगेटिव चार्ज होगा इसमें, ठीक। अब देखो इसमें 2 कितने देखो कितने हैं 3 है टोटल, चार्ज कितना है -2 इक्वल टू 0। अब मैं डायरेक्ट इसलिए नहीं लिखा, कंफ्यूज हो जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हो कि एक ऑक्सीलेट आयन पे कितने नेगेटिव चार्ज, 2 नेगेटिव, 3 पे कितना होगा 3 to 6 नेगेटिव, तो वही ठीक है, अभी देखना वही निकल गया, -6 इक्वल टू 0, सॉल्व करोगे तो 3 आ जाएगा प्लस। अब बी केयरफुल, मेटल पे कभी भी नेगेटिव चार्ज नहीं आना चाहिए, मतलब आ रहा है तो तुमने या तो कैलकुलेशन में मिस्टेक करे कुछ ना कुछ, हमेशा पॉजिटिव ही आना चाहिए। तो x इक्वल टू +3, तो यहाँ पर ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। चलो अब इसी का करते हैं नेमिंग लिखते हैं, तो देखो ये है पोटेशियम, अगेन ये 3 है तो ट्राई, कुछ मत लिखना, स्पेस आएगा, उसके बाद इसकी नेमिंग देखो, ये है 3 तो इसका लिखेंगे ट्राई, क्या है ऑक्सलेट आयन तो ऑक्सलेटो, तो इसके बाद आयरन, अब इसमें फेरेट आएगा बिकॉज कैटायन है, इस पे पूरे पे क्या आएगा नेगेटिव चार्ज, 3 नेगेटिव, इधर 3 पॉजिटिव है, इधर 3 नेगेटिव, तो ये हो जाएगा फेरेट, FeRrate, फेरेट थर्ड, ठीक है। एक चीज मैं बताना यहाँ भूल गया, देखो मतलब नोटिस कराना भूल गया कि देखो यहाँ पर Ca ब्रैकेट के बाहर 2 लिखा था, हमने वहां पर ऐसे नहीं करा, डाई ड्राई कुछ नहीं लिखा, तो मैंने बताया था ना कि ये जो यहाँ पर जो मतलब ये K3 है तो इसका नंबर नहीं लिखना है, इसका भी जो ओवरऑल नंबर है कितने हैं यहाँ वो भी नहीं लिखना है, ठीक है, तो नहीं लिखना। अब जैसे इसमें K3 था बट हमने सिर्फ पोटेशियम लिखा तो नहीं लिखते, हाँ अगर ब्रैकेट के अंदर जो वाले पोर्शन है उसमें लिखना पड़ेगा कितने कितने, तो ये होगा इसका नेमिंग। लास्ट 2 बचते हैं बस, उसकी जल्दी करते हैं। क्रोमियम का देखो CrEn का फोर थ्राइस क्लोज Cl3। अब देखो En क्या है, इथेन 1,2 डाइअमाइन, कॉमन IUPAC नेम, अगर कॉमन नेम की बात करें तो इथाइलिन डाइअमाइन। चलो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, देखो X ये तो न्यूट्रल है, ये -3 इक्वल टू 0, तो क्या होगा X इक्वल टू 3, ये +3 आ गया। करेंगे नेमिंग, तो ये रहा ब्रैकेट, पहले लिगेंड की तो ट्राई। अब देखो इथेन 1,2 डाइअमीन, तो इसमें डाई पहले से शब्द आ रहा है, तो बताया था ना मैंने बिस ट्रिस ये वर्ड यूज करने, तो हम क्या करेंगे ट्रिस, ट्रिस इथेन 1,2 डाई। अब देखो बी केयरफुल, ये वाला अमीन ऑर्गेनिक वाला ही है, मतलब ये जो नेम लिखा है ना IUPAC ऑर्गेनिक के अकॉर्डिंग है, ट्रिस इथेन 1,2 डाइअमीन। और देखो ई को ड्रॉप क्यों नहीं करा है, क्योंकि ये डी आ रहा है इसलिए हमने ड्रॉप नहीं करा है, अगर मान लो सिर्फ अमीन होता तो ई को ड्रॉप कर देते, तो ट्रिस इथेन 1,2 डाइअमीन। क्रोमियम है तो सिंपल क्रोमियम लिख दो, क्रोमियम कौन सा है +3 है तो थर्ड आ जाएगा, उसके बाद क्लोराइड, ठीक इस तरह से। अब बचता है तुम्हारा बस एक वो लास्ट सबसे ऊपर जो टॉप पे लिखा हुआ, ठीक, तो उसमें देखो क्या है EDT है, अभी तक कोई ऐसा एग्जांपल नहीं था जिसमें हमने EDT लिया। और देखो एक मॉलिक्यूल ही है उसका EDT, क्योंकि देखो ये हेक्साडेंटेट होता है, मतलब 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना, तो देखो इसकी वैलेंसी निकालते हैं मोबाइल की, फिर से 1 + X। अब देखो EDT पे कितना चार्ज होता है, इसके नाम से ही पता लगा रहा, देखो इथाइलिन डाइअमीन टेट्राएसिटेट, देखो इथाइलिन डाइअमीन हमने क्या पढ़ा था, ये बस NH2 होता है, उसकी जगह क्या आ जाएगा एसीटेट,
तो एसीटेट पे देखो कितना चार्ज होता है, एक पे एक नेगेटिव, तो 4 एसीटेट ग्रुप हैं तो 4 नेगेटिव आ जाएगा, राइट। तो यानी इसको हम ऐसे लिखते हैं EDTA4 नेगेटिव। तो यानी इस पे चार्ज होता है -4 = 0। सॉल्व करोगे आगे +3 आ गया। तो देखो कोबाल्ट की जो स्टेबल स्टेट है वो +3 होती है, इसलिए ज्यादातर में +3 आ जाएगा, ठीक है। अब नेमिंग करते हैं, इसका हो जाएगा पोटेशियम, पोटेशियम। उसके बाद इस ब्रैकेट की नेमिंग, ब्रैकेट से पहले लिगेंड की नेमिंग, तो ये क्या हो जाएगा, तो उसका जो नाम है ना वही है इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट, टेट्रा एसीटेटो। अब देखो याद रखना है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में एटो लगा देते हैं, जैसे लाइक क्लोराइड में क्लोराइडो ओ आ जाता है, एसीटेटो। उसके बाद क्या कोबाल्ट, बट देखो ये कोबाल्टेट आएगा, कोबाल्टेट कितना 3rd, कोबाल्टेट क्यों पॉजिटिव, तो पूरे कॉम्प्लेक्स आयन पे क्या आएगा नेगेटिव चार्ज आएगा इसमें 1 कोबाल्टेट, ठीक है। तो इसके जरिए हमारे पूरे की पूरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की आईपीसी नेमिंग खत्म हो गई, ठीक है। इसके बाद जो देखो सिलेबस में बचता है वो क्या है, सुनो एक शॉर्ट में क्या करना है हमें, इसके बाद हमें पढ़नी है आइसोमेरिज्म, ठीक है। आइसोमेरिज्म 2 तरह के होते हैं, स्ट्रक्चर और ऑप्टिकल, वो पढ़ने हैं, और सॉरी स्ट्रक्चर एंड स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास थियरीज है, थियरीज ऑफ बॉन्डिंग, मतलब ये देखो अभी तक हमने देखा नहीं है कि इनमें बॉन्डिंग कैसे होती है, कैसे कैसे हो रही है, कौन से इलेक्ट्रॉन्स कितने शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो वो हम ये देखेंगे। तो कौन कौन सी थियरी, वर्नर थियरी है, वीबीटी है वैलेंस बॉन्ड थियरी, सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थियरी, एंड उसके बाद एक एप्लीकेशन वाला पार्ट होगा। तो ये पोर्शन बचता है, तो नेक्स्ट क्लास में हम ये वाला करेंगे।